नमस्ते दोस्तों, यूनिवर्सल क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के कक्षा 8 के चौथे चैप्टर दहन और ज्वाला के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। यानी कि किसी वस्तु का दहन होगा तो उसके लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है उसके बारे में हमें सूची बनानी है। तो बच्चों, दहन की जो आवश्यक शर्तें हैं वो है, एक तो हमारे पास ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन होनी चाहिए और तीसरा उस वस्तु को उस जलाने के लिए ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने पर वायु का क्या होता है? लकड़ी और कोयला जलने पर वायु का प्रदूषण होता है। यहाँ लिखा जाएगा प्रदूषण। बी प्रश्न लिखा है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन है। हमने देखा था घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन कौन सा है? एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। सी प्रश्न लिखा है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तो यहाँ आ जाएगा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप, यदि किसी वस्तु को हम ज्वलन ताप तक गर्म करेंगे तभी वो वस्तु जलेगी। डी प्रश्न लिखा है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? तो तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो तेल होता है वो पानी से हल्का होता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, जिससे उस पर लगी आग नहीं बुझ पाएगी। तीसरा प्रश्न लिखा है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो आजकल जो मोटर वाहन है उनमें जो पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि सीएनजी में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो उत्पादन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, और पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ता है जो दमा और श्वास रोग उत्पन्न करता है, जबकि सीएनजी इस प्रकार का कोई भी कण नहीं छोड़ता है। इसलिए सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। लकड़ी, इसका ऊष्मीमान एलपीजी की तुलना में कम होता है, यानी कि जो लकड़ी से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो कम होती है। लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि लकड़ी को हमें जलाने के लिए बहुत अधिक समय देना पड़ेगा, उससे जलन ताप तक पहुंचने तक हमें ज्यादा समय लगेगा। इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यह धुएं के साथ जलती है, यानी जो लकड़ी होती है वो धुएं के साथ जलती है, इससे वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी के जलने पर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा कम वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि हानिकारक गैस है। ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित नहीं किया जा सकता है। इसको जलाने पर राख जैसे अवशेष बचते हैं। एलपीजी, इसका ऊष्मीमान बहुत ऊंचा होता है, यानी कि जो इससे हीट प्राप्त होती है वो ज्यादा मात्रा की होती है। एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, यानी कि यह तीव्र ज्वलनशील पदार्थ है जो जल्दी से जल उठता है, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। यह बिना धुएं के जलती है, जिससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, जबकि लकड़ी के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस उत्पन्न होती है। एलपीजी को भंडारित आसानी से किया जा सकता है और इसको जलाने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर काम में ले जाते हैं उसमें एलपीजी गैस ही भरी होती है। अब हमें कारण बताने पांचवें प्रश्न में। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका कारण है कि जो विद्युत उपकरण होते हैं, यदि उन पर हम यदि पानी का छिड़काव करेंगे आग पर नियंत्रण पाने हेतु, तो जो पानी होता है वो आग का सुचालक होता है ना। तो इससे हमें करंट लगने का खतरा रहेगा और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत वाले व्यक्ति, और जब वो पानी किसी नग्न लाइन तार पर गिराया जाएगा तो पानी का बहुत अच्छा चालक होने के कारण बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अब बी प्रश्न पूछा गया है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो जो एलपीजी है वो लकड़ी से अच्छा ईंधन है, क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है और ऊष्मीमान अधिक होता है, और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। तो लकड़ी जलाने पर तो प्रदूषण होता है और एलपीजी जलाने पर प्रदूषण नहीं होता है। और जो लकड़ी होती है इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, और जो एलपीजी को जलाने से कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। सी प्रश्न लिखा गया है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। यानी कि इसने पूछा है कि जो कागज है वो तो आसानी से आग पकड़ लेता है, यदि हम इसे किसी एल्यूमिनियम फॉइल के चारों ओर लपेट दे तो ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। कक्षा 7 में हमने पढ़ा था कि धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्यूमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यानी कि जो उसके बाहर कागज लपेटा हुआ है एल्यूमिनियम फॉइल के बाहर,
वो क्या करता है, जब हम उस कागज को गर्म करते हैं तो वो अपने अंदर जो हीट आई उसको एल्यूमिनियम की ओर ट्रांसफर कर देता है और अपने ज्वलनता को कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। अगला प्रश्न लिखा गया है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो सबसे पहले हम एक मोमबत्ती और उसके ऊपर इस प्रकार से ज्वाला का चित्र बनाएंगे और उसके हर भाग को किस तरह से हम दर्शाएंगे कि ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो सबसे गर्म होता है, तो हमें जो सबसे बाहरी भाग है उसको सबसे गर्म भाग लिखना है, क्योंकि ये जो भाग होता है यहाँ तक आते आते जो भी पदार्थ है उसका पूर्ण रूप से दहन हो जाता है, इसलिए जो यहाँ पे आग लगती है वो नीले कलर की लगती है। जो बीच वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है वो कम गर्म होता है और ये आंशिक दहन वाला भाग है, इसलिए इसकी जो लौ लगती है वो पीली लगती है। और जो ये बत्ती दिख रही है वहां का जो भाग होता है वो सबसे कम गर्म होता है और ये यहाँ पर जो पदार्थ होता है उसका पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है, इसलिए काला दिखता है। तो इस तरह से हमें मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है। सबसे गर्म भाग कौन सा है, सबसे भारी भाग है। कम गर्म कौन सा है, मध्य वाला है। और सबसे कम गर्म है जो बत्ती के पास वाला। सातवां प्रश्न पूछा गया है, ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किग्रा मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आठवां प्रश्न क्या पूछ रहा है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः यह चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला की नीली लो, जिसे अदीप्त क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि जो सबसे भारी भाग है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह भाग होता है वो सबसे गर्म होता है और सोना और चांदी जैसी धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब बच्चों 11वां प्रश्न पूछा गया है, एक प्रयोग में 4.5 किलो ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीमान परिकलित कीजिए। तो हमें जो ईंधन की मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 4.5 किलो और ऊष्मा का माप दे रखा है, ऊष्मा का माप 1,80,000। हमें ज्ञात करना है ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान कैसे ज्ञात होगा बच्चों ये, तो ऊष्मीय मान निकालने के लिए हम जो ऊष्मा का माप दे रखा है उसमें ईंधन की मात्रा का भाग देंगे, तो ये हमारे पास ऊष्मीमान परिकलित हो जाएगा। 1,80,000 में हमें 4.5 का भाग देना है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, 1,80,000 नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। 45 की टेबल 4 बार बोलेंगे तो 180 आएगा और पीछे 1 2 3 4 ये 4 जीरो लगा देंगे, तो हमारे पास मान प्राप्त हो गया। और जो 40,000 आएगा इसका मात्रक लगेगा किलो जूल प्रति किग्रा। अब बच्चों अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो बच्चों यूं पूछा गया है कि क्या जंग लगना दहन है क्या। तो एक तो हमें ये जानना होगा कि जंग लगने और दहन में डिफरेंस क्या है। जो दहन होता है वो तीव्र होता है, जबकि जो जंग लगना है वो एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। जब जंग लगता है तो किसी भी प्रकार का ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, और जब दहन होता है तो इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो जंग लगना है वो दहन का उदाहरण नहीं है। अब किस प्रकार से उत्तर लिखा गया उसे देखते हैं। नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है, जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए जो जंग लगना है उसको हम दहन नहीं कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 लिख रखा है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया।
आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? तो क्या बता रखा है, एक ज्वाला दे रखी है ना। एक जने ने जल को ज्वाला के भारी क्षेत्र के पास रखा और दूसरे ने ज्वाला के पीले भाग यानी मध्य भाग के पास रखा। तो किसका जल जल्दी गर्म होगा? तो हमने पढ़ रखा है कि मोमबत्ती की ज्वाला में या किसी भी ज्वाला में जो ज्वाला का जो बाहरी भाग होता है वो सबसे अधिक गर्म होता है। तो जो बाहरी भाग के पास जिसने जल को रखा है ना, बीकर को रखा है, वो सबसे पहले गर्म हो जाएगा। रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है, जबकि आबिदा ने उसे ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जो नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्द गर्म होगा। तो बच्चों, कैसा लगा ये आज का वीडियो? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखो।